अस्सलामुअलैकुम। इंडस मैक चैनल की जानिब से एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। इस बार जो वीडियो का टॉपिक है वो ये है, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, समझ तो आ गया होगा आपको। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत काम का और ऐसा टॉपिक है कि जिस पे जितनी बात की जाए कम है, जितना वक्त लिया जाए कम है, लेकिन फिर भी इसको हम कोशिश करेंगे कम से कम वक्त में आधे पौने घंटे में कंक्लूड करें। टॉपिक ये है जी जनाब कि इंजीनियर्स जो कि फ्रेश पास आउट होते हैं, या वो इंजीनियर्स जो कि फील्ड के अंदर बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, जिनकी टेक्निकल नॉलेज साउंड नहीं है, मींस के टेक्निकल से मुराद मैं ले रहा हूँ तो प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है जिनको, यानी कि वो इंजीनियर्स जो कि 16 साल एजुकेशन का सफ़र पास करने के बाद जब इंडस्ट्री में जाता है, मींस वो उसको पॉलिश होने के लिए भी वक्त चाहिए। लेकिन अगर वो ख़ुद को ग्रूम कर लेता है इंडस्ट्री में जाने से पहले, कुछ थोड़ा सा इस तरह की अपने पर वर्किंग कर लेता है, इस तरह के वीडियोस देखता है, तो उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। जब वो इंडस्ट्री में जाके मशीन के सामने खड़ा होता है तो उसका सुपरवाइज़र, उसका साथी, उसके कुलीग, उसके सबऑर्डिनेट के सामने उसको किसी किस्म की मतलब शर्मिंदगी का सामना ना करना पड़े। मींस के जब एक फ्रेश, मिसाल के तौर मैकेनिकल इंजीनियर इंडस्ट्री में जाके खड़ा होता है, उसने पढ़ा है बॉयलर, उसने पढ़ा है टरबाइन, उसने पढ़ा है कंडेंसेट, उसने पढ़ा है स्टीम का सिस्टम, उसने हीट ट्रांसफ़र पढ़ा है, लेकिन जब वो पहली दफ़ा जाके खड़ा होता है इंडस्ट्री में, वो बॉयलर देखता है तो वो बॉयलर को समझता है कि ये तो एक कोई टैंक है गर्म पानी का। इस तरह की बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। तो इसको मैं लंबा इसलिए कर रहा हूँ, आप इसको सुनेंगे, आपके लिए इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। कॉपी पेंसिल ले लें, थोड़ा सा वक्त दें, आप इसको आधा पौना घंटा सुनेंगे, ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद। यानी कि मैं खुद, जो मेरा 10 साल का खुद का एक्सपीरियंस का जो निचोड़ है वो मैं शेयर करूँगा इसमें नए लड़कों के लिए, ख़ास कर इंजीनियर्स, वो जो मतलब प्रोसेस से जिसका ताल्लुक़ है, मैकेनिकल इंजीनियर से। चले स्टार्ट करते हैं। हम स्पेसिफ़िक चीज़ें बताएंगे, यानी कि वो चीज़ें कि जो चीज़ें प्रोसेस को चलाने के लिए मालूमात एक इंजीनियर को होना ज़रूरी है। स्पेसिफ़िक चीज़ें, ये नहीं कि इंजीनियर गया भाई, वो जाके फील्ड में जाते ही कहता है भाई मैं तो जो है वो पूरा हीट ट्रांसफ़र का सिस्टम डिज़ाइन कर लेता हूँ, मैं तो कितनी हीट ट्रांसफ़र होती है ये निकाल लेता हूँ, कितना पानी फ़्लो होता है ये निकाल लेता हूँ, लेकिन उसको हीट एक्सचेंजर की शक्ल नहीं पता, उसको हीट एक्सचेंजर की कहाँ से हॉट वाटर जा रहा है, कहाँ से वो जो है ठंडा होके निकल रहा है, इनलेट कहाँ है, आउटलेट कहाँ है। इस तरह चिलर है, एब्जॉर्प्शन चिलर पढ़ते हैं, वेपर कंप्रेशन पढ़ते हैं, लेकिन ये नहीं पता एब्जॉर्प्शन चिलर है क्या। सामने एब्जॉर्प्शन चिलर रखा हुआ है तो उसको देख के पता कैसे चलेगा ये एब्जॉर्प्शन चिलर है। वेपर कंप्रेशन रखा हुआ है तो वेपर कंप्रेशन चिलर पता कैसे चलेगा, ठीक है ना। तो ये वीडियो इस बारे में, यानी कि ये तमाम नॉलेज जो आपको दी जाएगी वो इस बारे में दी जाएगी, चीज़ों के बारे में स्पेसिफ़िक हों। जनरेटर पता है भाई, पावर जनरेशन करता है, बिजली बनाता है, लेकिन उसके पार्ट्स क्या हैं। मेरा चैनल है इंडस मैक, इंशाल्लाह इसकी बकिया वीडियोस के लिंक्स भी मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वो जाकर वो वीडियोस भी देखें, आपको पार्ट्स के बारे में पता चलेगा। जब आप इंडस्ट्री में जाएंगे या इंडस्ट्री में आएँ तो आपको उनकी जो है चीज़ों के बारे में, एसेसरीज़ के बारे में, मेंटेनेंस के बारे में
पता चलता रहेगा। और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि जो भी अगली वीडियोज़ मैं बनाता रहूँगा वो आप तक ज़रूर पहुँचे। ठीक है, तो टिप्स मैं देने लगा हूँ, इस वीडियो को आप देखें। कुछ ख़ास स्पेसिफिक टिप्स दूंगा मैं इंजीनियर्स के लिए। मिसाल के तौर पे आप लोगों ने देखा होगा, ये मैं इंजीनियर्स बात कर रहा हूँ, ख़ासकर प्रोसेस वालों से। आर ओ सिस्टम, आर ओ होता क्या है आपको पता है? आर ओ क्या करता है? आर ओ करता है जी, आपसे पूछा जाएगा, आप बोलेंगे कि आर ओ जो है ना वो खारे पानी को मीठा करता है। लेकिन मैं टिप्स देने लगा हूँ आर ओ के बारे में। अगर आप इंटरव्यू में जाते हैं, कोई पूछे सवाल, तो किस तरह के स्पेसिफिक सवाल होते हैं, आप इन चीज़ों के मालूमात रखेंगे तभी आपको उसमें कामयाबी होगी। मिसाल के तौर पे खारे पानी की TDS कितनी होती है? TDS क्या होता है? TDS टोटल डिज़ोल्व सॉलिड, यानी कि वो सॉलिड जो कि पानी के अंदर डिज़ोल्व हो चुके हैं, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम के आयंस। ठीक है ना, जिस पानी में होंगे वो खारा पानी होगा, जिस पानी में कैल्शियम मैग्नीशियम नहीं होगा वो मीठा पानी होगा। आर ओ प्लांट में क्या होता है? मेम्ब्रेन्स होती हैं। मेम्ब्रेन्स को समझ लें ज़रा सा, का मतलब क्या है? रिवर्स ऑस्मोसिस, यानी कि एक ऐसा सिस्टम, अब इसको समझने के लिए आप मिसाल ले लें कि जब कोई भी गैस या फ्लूइड जब आपका जो है वो यानी कि जब फ्लूइड जो है आपका, जब उसका वॉल्यूम कम करेंगे तो होता ये है कि उसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, गैस की या फ्लूइड की। तो आरओ में जो है ना इसका रिवर्स काम होता है, यानी आरओ की जो मेम्ब्रेन्स होती है उसमें एक तरफ से बहुत ही हाई प्रेशर, तकरीबन 175 PSI से पुश किया जाता है। तो जब दूसरी जानिब से वो निकलता है तो उसका प्रेशर जो है ना वो डिक्रीज़ हो जाता है। दूसरी जानिब से वो निकलता है तो उसका प्रेशर जो है ना वो डिक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से इसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज़ हो जाती है। और मेम्ब्रेन पर जो है ना वो टेक्नोलॉजी है कि वो चार्ज होती है, यानी कैल्शियम मैग्नीशियम के आयन को जो है ना वो एब्जॉर्ब कर लेती है, इन पॉजिटिव आयंस को। सेकेंडली दूसरी तरफ उसकी कंसंट्रेशन कम होकर निकलती है, उसका प्रेशर भी कम हो जाता है, तकरीबन 60-65 रह जाता है। तो इसकी वजह से उसकी कंसंट्रेशन कम हो जाती है। और अगर 2500 TDS का पानी है तो वो दूसरी जानिब से जब निकलेगा तो वो तकरीबन 40 या 50 TDS रह जाएगी। यानी TDS का जो यूनिट है वो पार्ट्स पर मिलियन है। ठीक है पार्ट्स पर मिलियन का मतलब ये है कि अगर 40 ppm है तो इसका मतलब 40 ग्राम कैल्शियम मैग्नीशियम का आयन रह जाएगा पर मिलियन वाटर के मॉलिक्यूल्स के अंदर, या वाटर के मिलियन ग्राम के अंदर। इसी तरह इनलेट पे अगर 25,000 और 2,500, क्या कह रहा हूँ मैं, 2,500 अगर ppm था तो इसका मतलब 2,500 ग्राम कैल्शियम मैग्नीशियम था 1 मिलियन ग्राम वाटर के अंदर। ठीक है, तो पार्ट्स पर मिलियन ये होता है समझने के लिए। अच्छा, दूसरा आपको ये पता होना चाहिए कि ये आरओ प्लांट जो है ये आपका ये कितने स्टेज का है। नॉर्मली आरओ प्लांट 2 स्टेज के होते हैं। एक स्टेज में ये होता है कि मेम्ब्रेन से आउटलेट निकलने वाला जो पानी होता है वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, यानी कि एक वो हिस्सा होगा जो प्रोडक्ट वाटर होगा जिसकी TDS जो है 40 ppm तक हो जाएगी,
और एक वो होगा जो रिजेक्ट वाटर होगा। वो रिजेक्ट वाटर मज़ीद एक मेम्ब्रेन से और पास होगा और उसमें से मज़ीद और प्रोडक्ट निकलेगा। फिर आखिर में जो तमाम दोनों स्टेजेस का रिजेक्ट होगा वो कहलाएगा रिजेक्ट वाटर, और वो उसकी TDS तकरीबन, अगर 2500 इनलेट पर आया है 2500 BPM का पानी, तो आउटलेट पर उसकी TDS होगी, यानी कि ज़ाहिर है वो हाई कंसंट्रेशन होगी रिजेक्ट वाटर की, क्योंकि प्रोडक्ट वाटर तो निकल गया ना कम कंसंट्रेशन करके। दोनों स्टेज से जो रिजेक्ट वाटर निकला जमा होकर उसकी TDS 5000 से 6000 BPM तक होगी। ठीक है ना। और इसमें जो है मोटर कितने किलोवाट की लगेगी, कितने गैलन्स पर डे का वो प्लांट है, मिसाल के तौर पर मिसाल दूँ 1 लाख गैलन पर डे का है या 1.5 लाख गैलन पर डे का है, इस तरह ये अवेलेबल होते हैं। तो उनमें मोटर जो आमतौर पे 1 से 1.5 लाख गैलन पर डे वाले में होती है। पर डे का मतलब 24 घंटे अगर चलता रहे प्लांट तो 1.5 लाख गैलन पानी वो जो है ना वो प्रोसेस कर देगा। 1.5 लाख गैलन प्रोसेस कर देगा। ठीक है ना। अच्छा, इसमें जो पानी के 2 हिस्से होते हैं उसमें भी अगर मिसाल के तौर पे उसमें अगर आपने जो है वो 1 लाख गैलन पानी उसमें इनलेट पर दिया है तो आउटलेट में जहाँ पानी प्रोडक्ट बनेगा वो 70% बनेगा, 30% पानी रिजेक्ट बनेगा, ये भी पता होना चाहिए। ठीक है। मोटर इसकी जो है तकरीबन 22 से 30 किलोवाट तक होगी। ठीक है। ये पता होना चाहिए कि इसमें एक जो है वो रिंजिंग का प्रोसेस होता है। हर 24 घंटे के बाद RO प्लांट को रिंज करते हैं ताकि उसने जो सिल्ट को एब्जॉर्ब किया है या जो है उसने उसकी जो है वो मेम्ब्रेन्स जो सिल्ट पानी चलने की वजह से ले लेंगी, उसको रिंज यानी कि जैसे खंगालने धोने का प्रोसेस होता है। उसमें एक बार पानी 24 घंटे के बाद अपना ही RO का प्रोडक्ट वाटर जो है ना कुछ देर सर्कुलेट करके आउटलेट और वाल बंद करके अपने ही पंप सर्कुलेट करते हैं और फिर उसको ड्रेन आउट कर देते हैं। ये RO वाटर जब उसमें प्रोडक्ट बनाता जाएगा तो कुछ अरसे के बाद उसकी जो है ना, क्योंकि मेम्ब्रेन के अंदर ये कैपेसिटी होती है, वो जब एब्जॉर्ब करता जाएगा कैल्शियम मैग्नीशियम के आयन, तो अब उसकी कैपेसिटी कम होती जाएगी। अगर वो 40 देता था BPM का पानी प्रोडक्ट पे तो अब वो 50 देगा, फिर कुछ अरसे बाद 60 हो जाएगा, फिर 80 हो जाएगा, फिर 150 तक भी जा सकता। तो उसको ख़त्म करने के लिए आपने RO प्लांट की करनी पड़ेगी क्लीनिंग। क्लीनिंग 2 तरह की होती है, एक होती है एसिडिक क्लीनिंग, एक होती है बेसिक क्लीनिंग। एसिडिक क्लीनिंग वो क्लीनिंग होती है कि जो जब की जाती है जब आपकी प्रोडक्ट वाटर की जो है कंसंट्रेशन यानी TDS जो है बढ़ने लगे, यानी मिसाल के तौर पे 80 हो गई, 100 हो गई, तो आपने उसके अंदर केमिकल चलाना है। कैसे चलाना है वो बताता हूँ। दूसरी मैंने बताया बेसिक क्लीनिंग होती है। बेसिक क्लीनिंग जब होती है कि जब उसकी मेम्ब्रेन जो है वो चौक होने लगे सिल्ट से। पानी के अंदर मट्टी होती है, मट्टी को सिल्ट कहते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में, और टर्बिडिटी कहते हैं और टेक्निकल लैंग्वेज में। ठीक है ना। तो उसको ख़त्म करने के लिए बेसिक क्लीनिंग होगी। अच्छा, अब एसिडिक और बेसिक क्लीनिंग होती कैसे है? RO प्लांट के अंदर एक अपना बिल्टन टैंक होता है, नहीं है तो लगाना पड़ता है, उसके अंदर केमिकल बनेगा। अच्छा, उसका तरीका ये होगा कि जहाँ पर भी RO प्लांट होते हैं वो वेंडर से केमिकल लेते हैं। वो वेंडर किस कंसंट्रेशन का किस टाइप का केमिकल आपको दे रहा है आप बता के लेंगे कि मुझे एसिडिक क्लीनिंग करनी है, बेसिक क्लीनिंग करनी है। अब वो आपको बताएगा प्रोपोर्शन कि आपने जो है वो मिसाल के तौर पे 600 ग्राम केमिकल जो है वो आपने 30 लीटर पानी में बना के
या 100 लीटर पानी में बना के इसके अंदर कुछ 5 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए सर्कुलेट करना है, देन ड्रेन आउट करना है। फिर उसके बाद वो रिंस वाला प्रोसेस करना है जो मैंने पहले बताया था, यानी खाली पानी चलाना है। सही है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपको आर ओ प्लांट में पता होनी चाहिए कम से कम। आर ओ प्लांट की आपकी जो है वो प्रेशराइज वेसल होते हैं वो कितने हैं, यानी कि जो आपको सामने ट्यूबें नज़र आ रही होती हैं, ठीक है, उन ट्यूबों के अंदर 4, 5, 6 एक ट्यूब के अंदर मेम्ब्रेन्स लगती हैं। वो कौन सी कंपनी की हैं, एक के अंदर कितनी लगती हैं, किसी में 4 लगती हैं, किसी में 6 लगती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ये चीज़ पता होनी चाहिए कि उसके अंदर मेम्ब्रेन लगती है। अगर आपने ये कह दिया कि एक ट्यूब के अंदर एक मेम्ब्रेन है तो गलत हो जाएगा, एक से ज़्यादा भी होती है, ठीक है। मज़ीद पानी की बात करें, पानी की बात हो रही है, वाटर ट्रीटमेंट की बात हो रही है, तो एक तो हमने आर ओ की बात की ना, जहाँ पर हमने खारे पानी को मीठा किया है, यानी कि सॉफ्ट वाटर किया, हार्ड वाटर को। इसी में एक और टेक्नोलॉजी है जो कि ओल्ड टेक्नोलॉजी है, पुरानी, वो है सॉफ्टनर की टेक्नोलॉजी। उसमें ये होते हैं कि बड़े बड़े टैंक होते हैं, वेसल होते हैं, अब फाइबर के यूज़ हो रहे हैं, पहले स्टील के होते थे, स्टील के यूज़ होते थे। उसके नीचे ग्रेवल यानी पत्थर होते हैं, ऊपर उसके जो है एक किस्म का सॉल्ट होता है, वो सॉल्ट होता है सोडियम जियोलाइट का सॉल्ट। जियोलाइट एक बहुत बड़ा केमिकल फार्मूला है, इसके साथ सोडियम लगा होता है। होता ये है कि जब उसमें इनलेट पे आपने पानी डाला है तो वो पानी, खारा पानी जब इससे होकर गुजरेगा तो नमक से जब गुजरेगा, वो जो ग्रेवल के ऊपर नमक की लेयर है उस सॉफ्टनर के अंदर, तो वो कैल्शियम मैग्नीशियम का आयन को खुद रिएक्शन करके अब्जॉर्ब कर लेगा और सोडियम का आयन उसको दे देगा। प्रोडक्ट वाटर जो होकर निकलेगा उसमें सोडियम का आयन होगा। तो सोडियम वाला नमक जो होता है वो हमारे मिनरल वाटर में भी होता है, तो ये खारा पानी नहीं होता, ये सॉल्ट वाटर होता है जिसमें सोडियम होता है, ठीक है। और ये आपके प्रोडक्ट वाटर को तकरीबन जो है वो अगर 2,500 से 3,000 TDS का पानी था तो वो आपको तकरीबन 300-400 तक भी ले आएगा अगर अच्छा ट्रीट किया हुआ है। इसकी भी बिल्कुल वही बात है, कैपेसिटी होती है सोडियम रिजेक्ट करने की और कैल्शियम एब्जॉर्ब करने की, इसको कहते हैं आयन एक्सचेंज। फिर इसको आयन एक्सचेंज मेथड के थ्रू इसको रीजनरेट करना पड़ता है, यानी कि आप नॉर्मल रॉक साल्ट, यानी कि जो NaCl होता है, आपको पता ही होगा, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, सोडियम क्लोराइड, उसको मिसाल के तौर पे दिन में 2 से 3 दफ़ा अगर 24 घंटे आपका ये सॉफ्टनर प्लांट चल रहा है तो 40-40 kg के करीब जो है ना ये आप इसमें मिक्स करके का सलूशन बनाएंगे 40-40 kg का, और उसमें पानी में मिक्स करने के बाद जो है ना उसको उसके अंदर चलाना है। उससे आपका जो जियोलाइट है वो दोबारा से सोडियम एब्जॉर्ब कर लेगा उस NaCl से और रीजनरेट हो जाएगा फर्दर आगे मज़ीद इसके सॉफ्टनिंग का प्रोसेस करने के लिए, ठीक है। तो 2 टेक्नोलॉजी हो गई, आर ओ प्लांट, सॉफ्टनर की टेक्नोलॉजी। अगर कोई सवाल आपको हो तो आप बिल्कुल कमेंट्स में आप कीजिएगा, मुझ तक पहुँचेंगे, मैं इंशाल्लाह बिल्कुल इसके जवाब दूंगा। कहीं से भी हैं, पाकिस्तान से हो, इंडिया से हो, जो भी उर्दू समझते हैं, हिंदी समझते हैं, ठीक है, बांग्लादेश से हो, कहीं से भी हो, दुबई से जो देख रहे हैं। चलें आगे बढ़ते हैं। पानी की बात हो रही है, आपसे पूछा जा सकता है, आपको पता होना चाहिए कि पानी को प्रोसेस करने की पानी की कॉस्ट क्या है, आपके जो खारा पानी आ रहा है उसकी सोर्स क्या है। अगर बोर है तो बोर कितने फ़िट के हैं, 100 फीट पे भी होते हैं, 200 फीट पे भी होते हैं, 700 फीट तक भी होते हैं, 1000 फीट तक भी होते हैं।
ठीक है ना। तो जो छोटे बोर हैं अमूमन होंगे 100 फीट तक, 150-200 फीट तक वो पानी वहाँ से कम निकलता है और तकरीबन 5 से 25 हज़ार गैलन पर डे तक वो दे सकते हैं। अगर बड़ा पंप लगा भी देंगे तो इतना पानी नहीं देगा, वो बेकार है, लाइन खाली जाएगी। इसी तरह अगर आपने जो है वो मैंने बात की 700 फीट 1000 फीट डेप्थ वाले बोर की, तो उन बोरों में वो पानी ज़्यादा देते सकते हैं, तो उसमें जो है आप 60,000 65,000 75,000 गैलन पानी भी ले सकते हैं। तो बड़ा पंप लगा के ज़्यादा पानी ले सकते हैं, लिया जा सकता है। और उसकी कॉस्ट कैसे निकालेंगे पानी की, ये पता होनी चाहिए भाई। जो कितने किलोवाट का पंप लगा हुआ है, कितने जीपीएम का लगा हुआ है, 500 गैलन पर मिनट का लगा हुआ है, तो उसकी मोटर कितनी होगी, कितने किलोवाट की होगी, उस हिसाब से आप उसकी बिजली निकाल लेंगे कि भाई एक जितने किलोवाट का होगा उतना किलोवाट आवर वो कंज्यूम करेगा 1 घंटे में। अगर मिसाल के तौर पे 5 किलोवाट का है तो वो 1 घंटे में 5 किलोवाट कंज्यूम करेगा, तो 5 किलोवाट आवर जो बिजली का कमर्शियल यूनिट है। अब अगर एक यूनिट जो है वो 20 रुपये का है या 18 रुपये का है, तो इसका मतलब जो है वो 1 घंटे में 18 रुपये या 20 रुपये की बिजली कंज्यूम करेगा 1 किलोवाट का। सॉरी, अगर 5 किलोवाट का होगा और वो 1 घंटा चल रहा है तो 5 किलोवाट की बिजली कंज्यूम करेगा। तो उसी हिसाब से 18 मल्टीप्लाई बाय 5 हो जाएगा या 20 मल्टीप्लाई बाय 5, यानी 100 रुपये की बिजली कंज्यूम कर लेगा 1 घंटे में। ये इस रेटिंग के हिसाब से आप बिजली, फिर उस पर जो लेबर है यानी कि उस जो हेल्पर उस पर खड़ा है, उसको ऑन ऑफ कर रहा है, चला रहा है, उसकी सैलरी क्या है, पर डे सैलरी जो उस बनेगी उसी हिसाब से, या वो जो हेल्पर है या उसके साथ कोई और टेक्नीशियन है, वो दूसरे भी काम कर रहे हैं, दूसरी मशीनों पर भी हैं, तो अगर और मशीनों पर हैं तो इस पर कितना उसका ध्यान है। मिसाल के तौर पे अगर वो 4 पंप दे रहे हैं तो हर पंप के ऊपर जो है ना वो उसकी सैलरी डिवाइड हो जाएगी, यानी कि डिवाइड बाय 4 डिवाइडेड बाय 30। तो पर डे की कॉस्ट आप ऐसे निकाल सकते हैं 30 की निकाल लें, 30 डे की किलोवाट की निकाल लें। इसी तरह मैथमेटिक्स तो समझते होंगे, माशाल्लाह इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं। तो इसी तरह करके आपने आरओ की भी कॉस्ट निकाल सकते हैं। आरओ की कॉस्ट में मतलब लेबर कॉस्ट है, बिजली की कॉस्ट है जो उसकी कंज्यूम हो रही है, कितने किलोवाट की मोटर है, केमिकल क्लीनिंग जो उसकी हो रही है, केमिकल कितने का कंज्यूम हो रहा है पूरे महीने में, ठीक है ना। इस तरह की इसकी कॉस्ट आएगी। तो फिगर निकाल लें, आपको पता होनी चाहिए। कोई पूछेगा भाई आप आरओ वाटर की कॉस्ट क्या है, आपको पता होनी चाहिए कि भाई 0.5 पैसा है, 0.2 पैसा है, ठीक है, पर गैलन। इसी तरह बोर वाटर की निकाल लें, जो भी हो। काफ़ी डिटेल में बात कर ली पानी के बारे में। चलें कंटिन्यू करते हैं हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं HVAC के ऊपर। अच्छा, अब HVAC में मैंने जो बात की थी ना, वो मेनली जो डिस्कस करूँगा मैं वेपर कंप्रेशन और एब्जॉर्प्शन चिलर के बारे में। तो इनके बारे में मैंने बात करनी है, इंशाल्लाह इसको जो है वो कंटिन्यू करते हैं। वेपर कंप्रेशन और एब्जॉर्प्शन दोनों टेक्नोलॉजी समझ लें, फिंगर टिप्स पर होना चाहिए। वेपर कंप्रेशन में जो है, पहले मैं आपको ये बताने लगा हूँ, इसमें जो है वो 4 कंपोनेंट होते हैं, यानी कि जो आपने पढ़े भी होंगे, लेकिन उस वक्त स्टूडेंट करता ये है वो 4 कंपोनेंट के नाम याद कर लिए, ब्लॉक डायग्राम याद कर ली, एग्ज़ाम में लिख के आ गया,
लेकिन उसको फिज़िकली अभी भी वाकई नहीं पता होता कि ये 4 कंपोनेंट दिखने में कैसे हैं, ये हैं कैसे, और ये जो है वो मसलन ये फिज़िकली कैसे दिखते हैं, काम फिज़िकली हो किस तरह होता है इनमें। यानी कि मैं बात कर रहा हूँ कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपेंशन वाल्व और एवापोरेटर की। पता होगा इंजीनियर्स को, मैं स्पेसिफिक बता रहा हूँ। सबसे पहले जो इस सिस्टम का जो हार्ट है वो कंप्रेसर है। कंप्रेसर आपको पता होगा, पंप और कंप्रेसर में क्या फ़र्क है, यानी कि लिक्विड चीज़ को पाइपों में सर्कुलेट कराने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए पंप इस्तेमाल होता है, और गैस को आगे बढ़ाने के लिए या चलाने के लिए कंप्रेसर इस्तेमाल होता है। बुनियादी फ़र्क ये है, थोड़ा सा इसकी जो इम्पेलर होता है उसकी बनावट में मामूली फ़र्क होता है, वो किसी और वीडियो में मज़ीद डिस्कस करेंगे, बहुत डिटेल टॉपिक है। तो कंप्रेसर से जब गैस पास होती है, अच्छा इसमें आपने सुना होगा कि एक रेफ्रिजरेंट यूज़ होता है। नॉर्मली इस सिस्टम के अंदर R22 रेफ्रिजरेंट, जो कि R22 HRI एक इदारा है कह लें, सोसाइटी कह लें, अमेरिकन स्टैंडर्ड है फॉर हीट वेंटिलेशन एयर कंडीशनिंग सिस्टम के लिए। ठीक है ना, हीट रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम के लिए ये इदारा है। इसने इस तरह के बहुत सारे रेफ्रिजरेंटों के नाम देके, यानी कि कोड के थ्रू उसकी प्रॉपर्टीज़ लिख दी है। तो ये रेफ्रिजरेंट जब इस्तेमाल होता है तो ये जब कंप्रेसर से गुज़रता है तो ये ज़्यादा कंप्रेस होगा, गैसियस फॉर्म में होगा, तो कंप्रेस हो जाएगा, तो इसका प्रेशर भी बढ़ जाएगा, उसका टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। ठीक है, अब जब ये प्रेशर इसका और टेम्परेचर इसका बढ़ा हुआ है ना, तो इसके बाद ये जाता है कंडेंसर में। कंडेंसर क्या होता है, जो आपने देखा होगा, जो घरों में एसी लगे होते हैं उसके बाहर का जो उसका आउटर यूनिट होता है वो कंडेंसर होता है। अब ये बात आप समझ लें, वो कंडेंसर होता है। यानी कि जब इसका टेम्परेचर और प्रेशर हाई था, जब ये उस कंडेंसर में जाएगा तो ये अपनी हीट बाहर के एनवायरनमेंट में रिजेक्ट कर देगा। अब उस वक्त ये रूम टेम्परेचर के ऊपर है और हाई प्रेशर के ऊपर है। जब ये हाई प्रेशर के ऊपर होगा तो ये अपना टेम्परेचर बाहर रिजेक्ट कर देगा, यानी कमरे से बाहर उस कंडेंसर के थ्रू वो वाला टेम्परेचर जो कमरे के अंदर से ये लेकर आ रहा है और कमरे को ठंडा करके आ रहा है। वो कैसे करके आ रहा है अभी आगे बताएंगे। तो इसके बाद कंडेंसर से गुज़रने के बाद ये, चूँकि इसने टेम्परेचर बाहर रिजेक्ट कर दिया, अब ये हो गया लो टेम्परेचर, लेकिन प्रेशर इसका अभी भी हाई है। इसके बाद ये गुज़रता है एक्सपेंशन वाल्व से। एक्सपेंशन वाल्व जो है वो एक ऐसी ट्यूब होती है जो इसका वॉल्यूम बढ़ा देती है गैस का, जिसकी वजह से इसका प्रेशर कम हो जाता है। अब इसका टेम्परेचर भी कम था, प्रेशर भी कम हो गया। अब जब प्रेशर इसका कम हो गया तो जब किसी भी गैस का या फ्लूइड का प्रेशर कम होगा ना, तो वो जल्दी बॉयल हो जाएगा। अगर पानी को हम बॉयल करते हैं, वो 100 डिग्री पर बॉयल होता है हमारे नॉर्मल एटमॉस्फेरिक इस इन्वायरमेंट में, जहाँ पर प्रेशर 1 बार होता है। अगर इस 1 बार को हम कम कर दें, वैक्यूम बना दें, यानी कि यहाँ पर हवा नहीं हो, तो ये पानी 100 पर बॉयल नहीं होगा, ये पानी 50 पर ही बॉयल हो जाएगा, 50 पर ही वेपर बनना शुरू हो जाएंगे। इसी तरह जब हम स्पेस में जाते हैं तो स्पेस में ना तो कोई गैस है, ना कोई एयर है, ना कोई हवा है, तो वहाँ पानी जो है इन्वायरमेंट में ही बॉयल हो जाता है, उसको टेम्परेचर देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। इसलिए वहाँ पर जो है वो
सिर्फ कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ मैं, कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं बता रहा आपको, कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। तो वहाँ इस वजह से जो है स्पेस में बड़े जो एस्ट्रोनॉट वगैरह या स्पेस शटल में जो जाते हैं वो सूट पहन के जाते हैं, ताकि उनके आसपास जो चीज़ें हैं वो उनकी स्किन पर ज़ाहिर नमी होती है, वो चीज़ें बॉयल ना हो जाए, वो स्किन ख़राब ना हो जाए, झुलस ना जाए वेपराइज होने की वजह से। तो ये जब एवापोरेटर में जाता है, तो एवापोरेटर समझ लें ये वो यूनिट होता है एसी का, वो हिस्सा जो आपको कमरे के अंदर लगता है, जिसको आप रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल कर रहे होते हैं, टेम्परेचर बढ़ा रहे होते हैं, कम कर रहे होते हैं, जितना रूम चाहिए होता है। तो इसमें जब वो आता है लो प्रेशर लो टेम्परेचर, तो अब वो लो टेम्परेचर भी है, यानी कि अब वो इस काबिल है कि टेम्परेचर कमरे से लेगा, लो टेम्परेचर है, और लो प्रेशर पे है तो वो बॉयल भी जल्दी हो जाएगा, यानी कि रूम टेम्परेचर पर ही बॉयल हो जाएगा वो। अब उसने अब कमरे के अंदर से टेम्परेचर ले लिया है, उसके अंदर एक फ़ैन चल रहा होता है, वो ठंडी हवा को बाहर फेंक देता है। टेम्परेचर लेने के बाद वो खुद उसने ले लिया टेम्परेचर कमरे का, अब वो हो गया हाई टेम्परेचर और बॉयल भी हो गया, वो वेपराइज हो गया सारा का सारा टेम्परेचर लेके, वो R22 रेफ्रिजरेंट। इसके बाद फिर वो जाएगा कंप्रेसर में, फिर उसका प्रेशर बढ़ जाएगा, हाई टेम्परेचर तो वो था ही, फिर वो हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर हो जाएगा, फिर वो बाहर यानी आउटर यूनिट में जाएगा कंडेंसर में, वहाँ ही रिजेक्ट करके आएगा, लो टेम्परेचर हो जाएगा लेकिन हाई प्रेशर होगा अभी भी। फिर इसके बाद वो एक्सपेंशन वाल्व में जाएगा, लो टेम्परेचर लो प्रेशर होगा, और देन फिर एवापोरेटर में आएगा, लो टेम्परेचर लो प्रेशर, इस काबिल हो के वो कमरे की हीट एब्जॉर्ब कर सकेगा। तो यही प्रोसेस चलता रहता है, ये साइकिल है वेपर कंप्रेशन का। अब एब्जॉर्प्शन का साइकिल ये होता है कि एब्जॉर्प्शन में जो है वो कंप्रेसर नहीं होता है, बल्कि 2-3 जगह मुख्तलिफ पंप लगे होते हैं, और उसमें जो मेन सोर्स है रेफ्रिजरेशन का, यानी कि जो जान है वो कोई आउटर सोर्स होता है, यानी कंप्रेसर नहीं होता। कंप्रेसर कंप्रेस करके हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर कर रहा होता था, अब वो हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर कंप्रेसर नहीं करेगा, बल्कि इसके जो है वो 4 वेपर कंप्रेशन में 4 कंपोनेंट होते हैं, जिनके नाम हैं जनरेटर, कंडेंसर, एवापोरेटर और एब्जॉर्बर। ठीक है, तो ये जनरेटर जो है ये वो वाला जनरेटर नहीं है, ये जनरेटर बेसिकली ये एक तरह का हीट एक्सचेंजर होता है। उसमें एक तरफ आपका सोर्स, यानी कि सोर्स वो चीज़ होती है जो कि रेफ्रिजरेंट को वेपराइज़ करा दे, रेफ्रिजरेंट को वेपराइज़ करा दे, यानी सोर्स जो है वो कुछ भी हो सकता है, या तो बर्नर के ज़रिए उस रेफ्रिजरेंट को हीट करके गर्म किया जा सकता है, वेपराइज़ किया जा सकता है, उसको किसी जनरेटर के एग्जॉस्ट के थ्रू, एग्जॉस्ट गैस के थ्रू, जिसका टेम्परेचर तकरीबन 450 से 500 डिग्री सेल्सियस होता है, उसके थ्रू उसको गर्म किया जा सकता है, या किसी बॉयलर के रिजेक्ट से निकलने वाले कंडेंसेट यानी हाई टेम्परेचर पानी से उसको किया जा सकता है। ठीक है ना। तो ये चिलर डुअल भी होते हैं, किसी में बर्नर वाला सिस्टम भी होता है, किसी में सिर्फ सोर्स यानी पाइप दिया हुआ होता है, हॉट वाटर के थ्रू या जनरेटर के जैकेट वाटर से जो पानी जो गर्म हो रहा होता है, जनरेटर का जो गर्म पानी होता है, जो यानी जनरेटर जब चलता है तो उसका जो है जिसके जैकेट में जो पानी, जो आप जिस तरह गाड़ी में पानी डालते हैं ना जो इंजन को ठंडा करता है, वो पानी एक दूसरे हीट एक्सचेंजर में हीट रिजेक्ट करता है, उससे वो गर्म पानी आ रहा होता है इस एज अ सोर्स के तौर पर इस जनरेटर में, वो भी यूज़ कर सकते हैं। जैकेट वाटर से गर्म होने वाला पानी यहाँ पर सोर्स के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। क्या क्या बताया मैंने, स्टीम यूज़ कर सकते हैं, और हॉट वाटर यूज़ कर सकते हैं इंजन का,
और कंडेंसेट यूज़ कर सकते हैं, डायरेक्ट बर्नर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इससे आपका अच्छा यहाँ पर रेफ्रिजरेंट जो है वो पानी रेफ्रिजरेंट के तौर पर यूज़ होता है और लिथियम ब्रोमाइड एब्जॉर्बेंट के तौर पर यूज़ होता है, एब्जॉर्बर। यानी कि अब ये सोर्स इस पानी को हीट रिजेक्ट करा दे कि वो वेपराइज हो जाएगा। जो हिस्सा वेपराइज हो जाएगा वो कंडेंसर में चला जाएगा, लो टेम्परेचर हो गया अब ये। और जो हिस्सा वेपराइज नहीं होगा वो एब्जॉर्बर में चला जाएगा। एब्जॉर्बर आगे बताऊंगा। यानी कि जो हिस्सा नहीं वेपराइज हुआ था वो हाई कंसंट्रेशन का लिथियम ब्रोमाइड वाला हिस्सा वो एब्जॉर्बर में चला जाएगा। कंडेंसर में कूलिंग टावर से पानी आ रहा होता है जो इस हाई टेम्परेचर के पानी को फिर ठंडा करेगा, ये हो जाएगा लो टेम्परेचर। अब इस मशीन के अंदर वैक्यूम होता है। इस मशीन के अंदर जब ये मशीन शुरू में इंस्टॉल की जाती है तो वैक्यूम बना के बंद कर दिया जाता है, बाहर की ऑक्सीजन अंदर नहीं जाती। तो ये जब नया चिलर आप इंस्टॉल करते हैं इसके अंदर नाइट्रोजन गैस फिल्ड होती है, प्रेशराइज होता है। जब इसको ऑपरेशनल करना होता है तो एक वैक्यूम पंप के थ्रू उस नाइट्रोजन गैस को निकाल देते हैं और अंदर वैक्यूम बना देते हैं, बाहर से ऑक्सीजन अंदर नहीं जा सकती। तो अंदर ये होती है लो प्रेशर मशीन। जब ये लो प्रेशर मशीन होगी तो कंडेंसर में जब हीट ट्रांसफ़र होगा ठंडे पानी के थ्रू जो कूलिंग टावर से आ रहा है वो इसको लो टेम्परेचर कर देगा। लो प्रेशर मशीन तो ये है ही, तो वही बात हो गई, लो टेम्परेचर लो प्रेशर रेफ्रिजरेंट। फिर आगे जाएगा एवापोरेटर में। एवापोरेटर क्या है? कुछ भी नहीं है, हीट एक्सचेंजर का कॉन्सेप्ट होगा। एवापोरेटर जो है वो लो टेम्परेचर लो प्रेशर रेफ्रिजरेंट जब यहाँ पर आएगा ज़ाहिर है इस काबिल होगा कि वो खुद वेपराइज हो जाएगा। जो इसकी तरफ पानी आ रहा होता है जिसको हम बोलते हैं कूलिंग वाटर, ये वो कूलिंग वाटर होता है जो फर्दर आगे डिपार्टमेंट में या कमरों में या ऑफिस में कूलिंग प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल होता है, ये कूलिंग वाटर। तो वो यहाँ से अपनी हीट को रिजेक्ट कर देगा इसको, और ये रेफ्रिजरेंट जो है ये हाई टेम्परेचर होकर यहाँ से चला जाएगा एब्जॉर्बर में, वेपराइज होके। एब्जॉर्बर में जो है आपका जनरेटर से जो हाई कंसंट्रेशन का लिथियम ब्रोमाइड आया था वो भी आया। एवापोरेटर से हीट एब्जॉर्ब करने के बाद आपका ये जो पानी है यानी कि जो रेफ्रिजरेंट के तौर पर इस्तेमाल हो रहा था वो भी आके एब्जॉर्बर में गिरा। और ये गिरा कैसे? पंप लगा होता है जो इसको एवापोरेटर से उठा के एब्जॉर्बर में गिराता है। इसी तरह पंप लगा होता है जो जनरेटर से हाई कंसंट्रेशन लिथियम ब्रोमाइड को उठा के एब्जॉर्बर में गिराता है। ठीक है, तो ये साइकिल चलता रहता है। फिर एब्जॉर्बर में जो है कूलिंग टावर से ठंडा पानी आएगा, वो इसको कूल डाउन करेगा फिर से। और ये वाला फिर एब्जॉर्बर में एक और पंप लगा होगा जो यहाँ से इस पूरे सॉल्यूशन को उठा के फिर से जनरेटर में गिरा देगा, और जनरेटर से फिर इसका कंडेंसर, एवापोरेटर और एब्जॉर्बर, ये इसका प्रोसेस चलता रहेगा। अच्छा, जो हॉट वाटर आपका सोर्स में इस्तेमाल होगा रेफ्रिजरेंट को गर्म करने के लिए, वेपोराइज करने के लिए, वो उसका टेम्परेचर तकरीबन 80 डिग्री सेल्सियस कम से कम होना चाहिए। वो 80 डिग्री का आता है और तकरीबन 65 डिग्री 67 डिग्री का वापस अपनी हीट रिजेक्ट करने के बाद जाता है, यानी पानी को एवापोरेट कराने के बाद जाता है। कंडेंसर में जो कूलिंग टावर का पानी आता है वो तकरीबन 28-29 डिग्री का आता है, और 2 से 3 डिग्री का फ़र्क होता है। 30 या 31 डिग्री यानी कि वो खुद 30-31 डिग्री का हो करके वो वहाँ से जाता है।
और यहाँ पर उस पानी को ठंडा कर देता है, यानी रेफ्रिजरेंट को ठंडा कर देता है एवापोरेटर में, सॉरी कंडेंसर में। एवापोरेटर में जब आते हैं तो कूलिंग वाटर डिपार्टमेंट से यहाँ ठंडा होके 6 डिग्री का होके जाता है, डिपार्टमेंट को हीट रिजेक्ट करके, यानी डिपार्टमेंट को ठंडा करके वापस आता है 12 डिग्री का होके, फिर यहाँ 6 डिग्री का होके फिर वापस डिपार्टमेंट में चला जाता है। तो ये साइकिल है। अच्छा, अब इस पे मज़ीद और बात कर लें, एब्जॉर्प्शन चिलर में डिपार्टमेंट में जो कूलिंग है वो कैसे जो पहुंच रही है उस पे बात कर लें। वो इस तरह पहुंची है कि जो कूलिंग वाटर 6 डिग्री का एवापोरेटर से हो करके बाहर जा रहा था, वो डिपार्टमेंट में या तो वो FCU फैन कॉइल यूनिट से होकर गुजरेगा, जो कि खुद एक हीट एक्सचेंजर की तरह का, और बिल्कुल इस तरह के होते हैं जिस तरह आपके AC के जो कमरों के अंदर इनलेट लगे होते हैं, एक फ़ैन की तरह का होता है। वहाँ पर वो पानी चल रहा होता है, चल के जाता है, और वहाँ से जो फ़ैन लगे होते हैं वो डिपार्टमेंट में कूलिंग जो है वो फेंकते हैं, और वो पानी जो है थोड़ा टेम्परेचर जो है वो बढ़ाने के बाद दोबारा चिलर में चला जाता है। इसको कहते हैं फ़ैन कॉइल यूनिट। या दूसरा तरीका ये है, ये HVAC ने डक्टिंग कर दें। डक्टिंग के 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि बड़े बड़े हॉल्स में जो है वो शावरिंग रूम बनाए जाते हैं जिनसे डक्ट होकर गुजरते हैं। अब उन डक्टों के अंदर जो है वो उस शावरिंग के जो रूम बने होते हैं उसकी एयर गुज़र रही होती है और उन डक्टों से होकर गुज़रती है, और वो डिपार्टमेंटों में जाती है, डिपार्टमेंटों को कूल करती है। शावरिंग में होता ये है कि जो कूलिंग वाटर डिपार्टमेंट का आता है वो एक तालाब में गिरता है, पॉन्ड में गिरता है। उस पॉन्ड से वो रिटर्न जाता है, यानी उस तालाब के पानी को ठंडा कर रहा होता है। वो ठंडा पानी जो है वो शावरिंग होती है, उसी कमरे में एक और हिस्सा होता है दूसरी तरफ। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, जब देखेंगे तो समझ आएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट ले लें शावरिंग का। वो ठंडे पानी की शावरिंग जब उसी शावरिंग रूम के एक दूसरे हिस्से में हो रही होती है तो उस कमरे की हवा को ठंडा कर रही होती है, फिर उस शावरिंग के कमरे की वो हवा डक्टों के थ्रू डिपार्टमेंट में जाती है, तो वो डिपार्टमेंट को ठंडा कर रही होती है। ये प्रोसेस है, यानी कि जो चिलर से ठंडा पानी आया उसने तालाब के पानी को ठंडा किया, शावरिंग के अंदर तालाब के पानी को ठंडा किया, उस तालाब के पानी को उस कमरे के ही अंदर, शावरिंग के कमरे के अंदर एक और हिस्से के अंदर शावरिंग किया गया फुहारों के ज़रिए से, जिसकी वजह से उस कमरे की हवा ठंडी हुई। वो उस कमरे की हवा जब ठंडी हुई तो वो डक्टों के थ्रू डिपार्टमेंट्स में बड़े बड़े एक्सियल फ़ैन के थ्रू भेजी गई, जिसके ज़रिए कूलिंग हो गई डिपार्टमेंट्स में या कमरों में या हॉल्स में। तो ये तरीका है। एक FCU वाला तरीका बताया, फ़ैन कॉइल यूनिट वाला, ठीक है। तो ये दोनों टेक्नोलॉजी डिस्कस हो गई। अच्छा, अब एक रेफ्रिजरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कहलाती है एफिशिएंसी, जिसको कहते हैं कोफिशिएंट्स ऑफ परफॉर्मेंस। यानी एफिशिएंसी जब HVAC की निकालेंगे, एब्जॉर्प्शन चिलर की निकालेंगे या वेपर कंप्रेशन की निकालेंगे, तो उसको जो है वो COP कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। जिस तरह एफिशिएंसी हर चीज़ की निकालते हैं, मोटर की निकालते हैं और बॉयलर की निकालते हैं, बर्नर की निकालते हैं, इस तरह यहाँ पर होगी। इसको हम ये बोलेंगे COP, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ये है कि जो, यानी कि जो कूलिंग हुई है, जितनी कूलिंग प्रोड्यूस हुई है, इसका फार्मूला तो पता ही होगा इंजीनियर्स को, सिर्फ रिव्यू करा रहा हूँ। जितनी कूलिंग हुई है डिपार्टमेंट में, कहाँ पर कूलिंग होती है, एवापोरेटर के अंदर कूलिंग होती है, उसको तकसीम करेंगे, डिवाइड करेंगे, कंप्रेसर ने कितनी पावर कंज्यूम की है,
तो ये एफिशिएंसी आ जाएगी। इसी तरह अगर एब्जॉर्प्शन चिलर की बात करें तो वो इस तरह निकलता है सीओपी वहाँ पर कि कितनी कूलिंग डिपार्टमेंट में हुई है, इसको डिवाइड करेंगे जनरेटर ने कितनी हीट एब्जॉर्ब की है या जनरेटर में सोर्स ने कितनी हीट रिजेक्ट की है रेफ्रिजरेंट को, क्योंकि सोर्स तो यहाँ पर जनरेटर था, उस केस में कंप्रेसर था वेपर कंप्रेशन के केस में। तो जो डेल्टा एच यानी इंथैल्पी का डिफरेंस होगा ना हर स्टेज पे, एवापोरेटर पे, जनरेटर पे या आपका जो है कंप्रेसर पे, तो उसके डिफरेंस से जो है वो वहाँ का जो हीट ट्रांसफ़र है चेंज निकलेगा और उसी को एक दूसरे से तकसीम करके आप जो है ये निकाल सकेंगे सीओपी। तो उम्मीद है कि समझ में आ रही होगी। आप क्वेश्चन भी कर सकते हैं, मज़ीद चीज़ें क्लियर करता चलूँगा आपको जैसे मेरे पास सवाल आएंगे आपके कमेंट में। ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है, इसलिए इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे इसको। ये पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 पार्ट 3 बनाएंगे इंशाल्लाह। आप देखिएगा, मुलाहिज़ा कीजिएगा। पार्ट 2 का इंतज़ार कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। मज़ीद ये कि जिस तरह हमने बात की, एक शावरिंग रूम या शावरिंग का कमरा जो होता है जहाँ से कूलिंग वाटर जो है तालाब के पानी को ठंडा करता है और तालाब का पानी जो है वो वहीं शावरिंग हो रहा होता है उसी कमरे के दूसरे हिस्से में, और वहाँ की हवा कूल डाउन हो रही होती है, वो हवा डिपार्ट में जा रही होती है। इसी तरह का प्रोसेस जो है एयर हैंडलिंग यूनिट में हो रहा होता है। ये तीसरा मोड है कूलिंग को ट्रांसफ़र करने का डिपार्ट्स में। एयर हैंडलिंग यूनिट में कूलिंग कॉइल्स होते हैं, फिल्टर्स होते हैं और ब्लोअर्स होते हैं। कूलिंग टावर से आने वाला पानी कूलिंग कॉइल से पास होता है और वो एयर सक करता है ब्लोअर, और ब्लोअर जो है कूलिंग कॉइल्स जो कि जिनके अंदर चिलर का पानी सर्कुलेट कर रहा है, वो उस एयर को ठंडा करके डक्टों के थ्रू डिपार्टमेंट में भेज देता है। तो यहाँ पर शावरिंग के लिए क्योंकि बहुत एरिया चाहिए होता है, काफ़ी कमरे या रूम बनाने पड़ते हैं, एयर हैंडलिंग यूनिट में उस तरह का एरिया नहीं चाहिए। एयर हैंडलिंग यूनिट एक इंक्लोजर होता है जो शावरिंग का एक अच्छा नेमुल बदल है, यानी मुनासिब और रीज़नेबल स्पेस को यूज़ करते हुए एयर हैंडलिंग यूनिट के ज़रिए हम डिपार्ट तक कूलिंग डक्टों के थ्रू भेज सकते हैं। यहाँ पर शावरिंग नहीं हो रही होती वाटर की, यहाँ पर कूलिंग कॉइल्स होती है, यानी हीट एक्सचेंजर होता है जहाँ पर एयर ठंडी हो रही होती है चिलर के पानी से और वो एयर डिपार्टमेंट में डक्टों के थ्रू जा रही होती है। और फिल्टर भी होते हैं डक्ट्स के एंड्स पर, तो एयर जो है वो फिल्टर भी हो रही होती है डिपार्टमेंट जाने के साथ साथ वो कंडीशन भी हो रही होती है। मज़ीद ये कि कोल्ड वाटर की जो लाइनें होती हैं, पाइपलाइन होते हैं, उनकी इंसुलेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो लाइनें अगर इंसुलेटेड नहीं होगी तो बाहर की जो गर्मी है वो उन लाइनों को डिपार्ट तक पहुंचने से पहले, ये शावरिंग तक पहुंचने से पहले या चिलर से होने के बाद एफसीयू या एयर हैंडलिंग यूनिट तक पहुंचने से पहले ही उसका टेम्परेचर जो है वो बढ़ा देंगी।
तो एफिशिएंसी कम हो जाएगी एयर कंडीशनिंग की। तो ये इंसुलेशन होती है, दो तरह के मटेरियल होते हैं, एक होता है थर्मोकोल, एक होता है पॉलीयूरेथीन। थर्मोकोल जो है थोड़ा कम एफिशिएंट है, लेकिन वो कॉस्टली थोड़ा कम होता है। पॉलीयूरेथीन ज़्यादा एफिशिएंट है, वो हीट ट्रांसफ़र को ज़्यादा अच्छे तरीके से रोकता है। दोनों फोम टाइप मटेरियल है, लेकिन पॉलीयूरेथीन थोड़ा सा महंगा है, वो येलो कलर का होता है। थर्मोकोल लाइट कलर का होता है, लाइट वाइट कलर का होता है, लाइक वाइट की तरह होता है। और इनके ऊपर जो है वो एसएस की शीट या जीआई की शीट की क्लेडिंग भी होती है कवरिंग के लिए। इसी तरह हॉट वाटर या स्टीम की लाइनें जो होती है उनकी भी इंसुलेशन ज़रूरी है, ताकि अगर कोई गलती से भी उसके ऊपर हाथ लगा दे तो हाथ वगैरह बर्न ना हो, जले ना, झुलसे ना। दूसरा फ़ायदा ये है कि वो इसकी एफिशिएंसी को बढ़ा देते हैं। यानी कि जो स्टीम या हॉट वाटर पाइप में घूम रहा है, वो पाइप से एक डिपार्ट से दूसरे डिपार्ट जाने तक उसका टेम्परेचर ड्रॉप ना हो जाए। तो उसके लिए जैसा कि बोला, थर्मोकोल इस्तेमाल होता है कोल्ड की इंसुलेशन के लिए। इस हॉट की इंसुलेशन के लिए इस्तेमाल होता है रॉक वूल, जो मुख्तलिफ़ डेंसिटीज़ में अवेलेबल होता है। डेंसिटी 80, डेंसिटी 100। ये 2 इंच, 4 इंच, 3 इंच थिकनेस में आता है। इसके पूरे ब्लैंकेट आते हैं। तो वो पाइपों के ऊपर उसकी इंसुलेशन करके ऊपर से जो एसएस की क्लेडिंग होती है या जीआई की क्लेडिंग या कवरिंग होती है। जी, मज़ीद एक बात, नेक्स्ट जो पार्ट होगा उसमें हम बॉयलर्स और जनरेटर्स वगैरह के बारे में स्पेसिफिक बातों को डिस्कस करेंगे। तो एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आप लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियो और आने वाले तमाम की जो हिस्से या पार्ट्स हैं वो आप तक कंटिन्यूटी में पहुंचते रहें। तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। शुक्रिया।